व्हाट आर कॉमन फिजिकल एंड केमिकल फीचर्स ऑफ एल्कली मेटल्स? एल्कली मेटल के फिजिकल और केमिकल फीचर कॉमन कौन से हैं? पहला फिजिकल अपीयरेंस, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं, याद रहेगा। ये सॉफ्ट होते हैं, इनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। सिल्वरी वाइट इनका अपीयरेंस होता है। डेंसिटी, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज दीज एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। विच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, लिथियम से सीजियम आने पे डेंसिटी बढ़ जाती है। हाउ एवर पोटाशियम इज लाइटर देन सोडियम, ये बात याद रखना। पोटाशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है। डाउन द ग्रुप इनकी डेंसिटी बढ़ती है, पर पोटाशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है। देखो इस टेबल में डेंसिटी देखो, ये रही डेंसिटी देखो। लिथियम की कितनी है? 0.53। सोडियम की बढ़ गई ना 0.97। फिर पोटाशियम की कम हो गई, फिर रुबीडियम की बढ़ गई, सीजियम की बढ़ गई। फ्रांशियम तो रेडियो एक्टिव होता है, इसको ज़्यादा हम स्टडी नहीं करते। तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, लेकिन पोटाशियम इज लाइटर देन सोडियम, इसको याद रखना है ऐसे ट्रेंड को। ओके, और इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है बाकी एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये ऐसा है ना। देखो अगर आप एक पीरियड में देखोगे, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज कम होता है ना एटम का, और मास बढ़ जाता है, तो डेंसिटी बढ़ जाती है लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो क्योंकि ये तो लेफ्ट मोस्ट में होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी कम होती है। समझ में आई बात? डेंसिटी वाला क्लियर हो गया। अगला मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल्स आर लो, indicating weak metallic bonding due to presence of only single valence electron in them। इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक होता है। एल्कली मेटल में एक ही होता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में तो एक होता है। तो मेटालिक बॉन्डिंग में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर पाता है, वीक हो जाती है मेटालिक बॉन्डिंग, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है मैं यहाँ समझाता हूँ, देखो। ये रहा, यहाँ समझाया हुआ मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है, कोई भी एल्कली मेटल मान लो, सोडियम का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो ये सोडियम का आयन Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ये सॉलिड सोडियम है ये। तो ऐसे Na प्लस अरेंज होगा ना 3 डायमेंशनल में, और एक इलेक्ट्रॉन उसका, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन से घूम रहा होगा ना। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली अक्रॉस दिस लैटिस, पूरी जगह ऐसे घूम सकता है ये इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं जो यहाँ ड्रॉ किए गए हैं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री होते हैं मूव करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक ग्लू होल्डिंग दीज पॉजिटिव चार्जेस टुगेदर। नहीं तो ये पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करके डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये साथ में क्यों पड़े हैं सारे पॉजिटिव चार्जेस? बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड। इसको बोलते हैं सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल के जितने इलेक्ट्रॉन हट गए, बाकी जो बच गया उसको बोलते हैं कर्नल। तो इस तरह के सिस्टम को मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है? वीक होती है ग्रुप वन के केस में, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वहां पे। मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उनका लो होता है। ओके, which होता था पॉजिटिव के लाइक आसपास अगला पॉइंट देखो, वो कैसे अट्रैक्ट करता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तारा। तो ये तो हो गया फ्लेम कलर। The alkali metals and their salts impart characteristic color to an oxidizing flame. This is because the heat of flame excites the outermost orbital electron to higher energy level. देखो कौन कौन, ये जो एल्कली मेटल्स हैं और उनके सॉल्ट्स हैं, वो ना फ्लेम में रखने पे एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। फ्लेम टेस्ट बोलते हैं इसको। आप इनको फ्लेम में रखते हो तो लिथियम क्रिम्सन रेड कलर देता है, ये याद भी रखना आपको। लिथियम क्रिम्सन रेड देता है, सोडियम येलो, पोटाशियम
वॉयलेट, रुबीडियम रेड वॉयलेट, सीजियम ब्लू। कलर याद रखना, पूछा जाता है। ओके, वेवलेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, कलर याद रखना। ये कलर क्यों आता है? क्योंकि जब आपने इसको हीट करा तो इलेक्ट्रॉन लोअर वेवलेंथ, क्वेश्चन में डाटा दिया होगा तो यूज होगा, आपसे वेवलेंथ नहीं पूछी जाएगी, कलर पूछा जाता है। जब आपने इसको हीट किया तो इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी लेवल में था वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और फिर जब वापस आएगा तो फोटोन एमिट करेगा, तो फिर वो विजिबल रेंज में होता है। ये वाली जो एमिशन है ये विजिबल रेंज में होती है, आपको दिख जाती है। तो लिथियम क्रिम्सन लेड करता है, सोडियम येलो, ऐसे ही कलर याद रखने हैं, ठीक है ना। तो फ्लेम कलर देते हैं ये इनका टेस्ट भी होता है कि आपने कोई मेटल ले लिया, उसको हीट करा, पता चला वो येलो कलर से बर्न कर रहा है, दैट मीन सोडियम होगा वो। फ्लेम टेस्ट बोलते हैं इसको। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है। व्हेन इरेडिएटेड विद लाइट, द लाइट एनर्जी absorbed may be sufficient to make an atom lose electron. This property makes cesium and potassium useful as electrodes in photoelectric cells. Photoelectric cells में क्या होते हैं? photoelectric cells जो हमने photoelectric इफेक्ट नहीं करा था चैप्टर 2 में, यहाँ पे सीजियम या पोटाशियम रख दो। सीजियम और पोटाशियम इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ से आसानी से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर चला जाएगा, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। वो करंट फिर फ्लो करेगा। ओके, तो जितना आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है उतना अच्छा है, उतना आपको कम एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में ये यूज होते हैं, कौन? सीजियम और पोटाशियम। क्यों यूज होते हैं? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, एक इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी कम देनी पड़ती है। ओके, तो इन सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है ग्रुप 1 में। फिर है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। द एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एक तो इनका साइज बहुत बड़ा है, इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत कम है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत कम है तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ये इसलिए काफी रिएक्टिव होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता रहता है, तो रिमूव करना आसान होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, द एल्कली मेटल्स tarnish in dry air due to the formation of their oxides, which in turn react with moisture to form hydroxides. एल्कली मेटल्स क्या करते हैं ये याद रखना। देखो, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाता है? परऑक्साइड। पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम बनाते हैं सुपर, यहाँ सुपर कर लो, सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स बना देते हैं ये याद रखना। लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, रुबीडियम, पोटाशियम और सीजियम क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। याद रखना ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि सोडियम ऑक्साइड बनाता ही नहीं है, पर उसका परऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, सिमिलरली पोटाशियम भी ऑक्साइड बना सकता है, पर उसका सुपर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है इन सब का। ओके ओके, और ये ऑक्साइड को अगर आप मॉइस्चर में रख दोगे तो ये हाइड्रोक्साइड बना देते हैं फिर आगे। ओके, ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 बनाएगा, ये मतलब अलग अलग बनाएगा, हाइड्रोक्साइड के साथ फिर H2O2 और O2 भी बनाएगा। ये मैं आगे बढ़ाता हूँ। सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन और ज्यादा नहीं आएंगे? नहीं, इतना ही होता है। KO2 सुपर ऑक्साइड है, इसमें K+ और O2 माइनस होता है। O2 माइनस इज सुपर ऑक्साइड आयन, O2 2 माइनस इज परऑक्साइड आयन, दिस इज O2 2 माइनस। ओके, चलो, lithium forms monoxide, sodium form peroxide, other metals form superoxide. Superoxide ion is stable only in presence of large cations. देखो, सुपर ऑक्साइड आयन कब स्टेबल होगा? सिर्फ लार्ज कैटायंस के प्रेजेंस में। पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम ये बड़े हैं ना साइज में, ये याद रखना। आगे देखो, all metals except lithium do not react with nitrogen to form nitrides.
बिकॉज जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। समझ में आई बात? रिएक्ट वो करते ही नहीं है, काम ही आसान हो गया, रिएक्शन याद रखने की जरूरत, रिएक्ट ही नहीं करते, खत्म कर दी कहानी। लेकिन रिएक्ट कौन करता है? लिथियम। लिथियम रिएक्ट कर जाता है और वो लिथियम नाइट्राइड बना देता है। यहाँ पे देखो बना नहीं हुआ, ये रहा Li(N3) लिथियम प्लस N2 लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा। ये बैलेंस कर लो इसको, 3 1/2। ओके, क्यों है ऐसा? देखो क्यों नहीं रिएक्ट करते वो। देखो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन तब होगी जब उसमें एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो, एब्जॉर्ब कम हो। मतलब नेट जो है एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। अगर आपको उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ रही है तो वो रिएक्शन अपने आप नहीं होती फिर। अब नाइट्राइड अगर बनने हैं, देखो मान लो मुझे ये बनाना है, पोटाशियम प्लस N2, और मुझे पोटाशियम नाइट्राइड बनाना है, ठीक है ना? तो क्या करना पड़ेगा? N2 तो ये होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, के का तो खैर मेटलिक लैटिस है, ये तोड़ना पड़ेगा ना आपको N ट्रिपल बॉन्ड N, तभी तो ये बनेगा। पहले बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा। ये बॉन्ड तोड़ने, 3 बॉन्ड तोड़ने मजाक नहीं होता, 3 बॉन्ड तोड़ने हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, चलो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, रिलीज कहाँ हो रही है? ये K+ आयन है और ये N-3 आयन है। जब ये दोनों पास पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। दोनों आयन जब पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। पर पोटाशियम का साइज है बड़ा, नाइट्राइड का तो खैर जो भी है फिक्स ही है, तो तीनों में पोटाशियम का साइज बड़ा है नाइट्राइड, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होती है इन दोनों में, तो एनर्जी रिलीज उतनी नहीं हो पाती, उतनी नहीं रिलीज हो पाती कि इसको तोड़ सके। समझ में आई बात? इसलिए कोई भी एल्कली मेटल नाइट्राइड बनाता ही नहीं है। लिथियम क्यों बनाता है? लिथियम छोटा है, लिथियम छोटा है, वो नाइट्राइड के साथ ऐसे इनमें डिस्टेंस कम हो जाएगा ना फिर। देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है, इनमें डिस्टेंस ज्यादा क्योंकि बड़ा है, ये लिथियम छोटा है, छोटा होने की वजह से डिस्टेंस कम होगा ना। ये नहीं समझ में आई बात? डिस्टेंस कम होगा तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेंगे। तो लैटिस इसको बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। जब एनायन और कैटायन आपस में पास में आ जाते हैं और एक आयनिक कंपाउंड बना देते हैं, तो उसमें जब एनर्जी जितनी रिलीज होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो लिथियम के केस में लैटिस एनर्जी क्या है? लिथियम नाइट्राइड के केस में लैटिस एनर्जी काफी होती है, इसलिए लिथियम नाइट्राइड बना जाता है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, बाकी नहीं बनाते। समझ में आई बात? देखो तो ऑल एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ के बाकी एल्कली मेटल रिएक्ट नहीं करते नाइट्रोजन के साथ और नाइट्राइड नहीं बनाते, क्योंकि लैटिस एनर्जी जो एल्कली मेटल नाइट्राइड की होती है वो सफिशिएंट नहीं होती कि नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने को कॉम्पनसेट कर सके। मोर ओवर प्लेसिंग 3 large sized alkali metal cations around a small nitride anion is difficult। जब नाइट्राइड बनेगा तो देखो 3 होगा ना, ये मेटल एल्कली मेटल तो प्लस चार्ज बनाते हैं, K+Na+, और नाइट्राइड N-3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा? M3N। मतलब एक नाइट्राइड के आसपास 3 मेटल रखने पड़ेंगे आपको, और ये मेटल तो काफी साइज इनका बड़ा होता है, आप जानते हो ग्रुप 1 का साइज तो बड़ा होता है ना। एक पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो साइज कम होता है, ग्रुप 1 तो सबसे पहले आता है, बड़ा होता है साइज उसका। इसलिए छोटे से नाइट्राइड के आसपास 3 बड़े बड़े रखना मेटल के आयन वो पॉसिबल नहीं होता, डिफिकल्ट होता है। लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन ऑफ एयर टू फॉर्म नाइट्राइड। लिथियम बना देता है नाइट्राइड, क्यों? एक तो साइज छोटा है उसका, इसलिए 3Li+ को आप एक नाइट्राइड के अराउंड रख सकते हो, और दूसरा उसकी लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा है क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है। हाई लैटिस एनर्जी कंपनसेट कर देती है N2 को बॉन्ड ब्रेक करने। समझ में आई बात है? नेक्स्ट क्या है? रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। The alkali metals react with water to form hydroxide and dihydrogen। ये मेटल्स क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और
हाइड्रोजन बनाते हैं। एल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली एंड एक्सप्लोसिवली विद वाटर। ये आपने सुना भी होगा, पानी में आग लगाना। पोटाशियम फेंकते हैं तो पानी में आग लग जाती है ना, जादूगर लगाते होते हैं पानी में आग। तो वो यही करते हैं, पोटाशियम पानी पे फेंक दिया, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाती है, और क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो हाइड्रोजन को फायर कैच कर जाता है। ठीक है ना। तो दिस इज बिकॉज enough heat is given off during the exothermic reaction to ignite H2. Lithium has most negative standard reduction potential value of any element in periodic table because of its small size and very high hydration energy. इस बात को समझो क्या है रिडक्शन पोटेंशियल। देखो यहाँ देखो -3.04, ये क्या है, कौन सा पोटेंशियल है ये, रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल m+2m। ध्यान से देखना क्या बन रहा है, m+2m बन रहा है ना, मतलब लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन बिकम्स लिथियम, m+2m मतलब लिथियम प्लस से लिथियम बन गया ना। इस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी कितनी है, E, इसको ऐसे लिखते हैं E Li+2Li, Li प्लस से Li बन रहा है ना, कितना है -3.04। पहले ये बताओ, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है, ये रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो ये रिडक्शन है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, बहुत नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन होना नहीं चाहता। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, लिथियम बिकम्स Li++ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन है तो इसको हम लिखेंगे ELi+, ये होगा +3.04, हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब लिथियम इज रेडी टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिथियम प्लस, बोलता है मुझे बनाओ लिथियम प्लस, मतलब लिथियम प्लस बहुत स्टेबल होगा। ठीक है ना। ये जो पोटेंशियल वैल्यू है ये वाटर में रिकॉर्ड किया जाता रहता है, एक्वा सोल्यूशन में किया जाता है। ओके, तो लिथियम प्लस इतना स्टेबल क्यों है, क्यों बनना चाहता है ये, देखो इस पूरे में देखो टेबल में ये मोस्ट नेगेटिव है, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मोस्ट नेगेटिव है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव होगा। और वैसा तभी हो सकता है अगर लिथियम प्लस बहुत ज्यादा स्टेबल हो। इसका कारण होता है लिथियम प्लस छोटा होता है बाकी सबसे, सोडियम प्लस पोटाशियम प्लस सबसे छोटा होता है, छोटा होने के कारण इसकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। लिथियम प्लस छोटा है, इसके आसपास कौन आ जाएगा, वाटर इसको आके घेर लेगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो वाटर इसको आके घेरेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन हो जाना। जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा कैटायन पे उतनी उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वो बनेगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो लिथियम प्लस की हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होने के कारण इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है काफी पॉजिटिव होता है, रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव है। ओके, वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत नेगेटिव होता है। ओके, बट इट्स रिएक्शन विद वाटर इज लेस विगरस देन दैट ऑफ पोटाशियम। पर पानी के साथ लिथियम की रिएक्शन जो है वो पोटाशियम के मुकाबले कम खतरनाक होती है, कम विगरस होती है। क्यों, लिथियम पानी के साथ रिएक्ट करता है आराम से, जेंटली, वेयर एज पोटाशियम लिबरेट्स लेसर एनर्जी विद वाटर वायलेंटली एंड कैचेस फायर, सॉरी, वेयर एज पोटाशियम विच लिबरेट्स लेसर एनर्जी। हालांकि पोटाशियम एनर्जी कम लिबरेट करता है लेकिन रिएक्शन ज्यादा वायलेंट है पोटाशियम की। ऐसा क्यों है भाई, अगर वो कम एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वायलेंट ज्यादा कैसे हो गई, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि पोटाशियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, पोटाशियम रिएक्ट करा और हीट इवॉल्व हो जाएगी, तो पोटाशियम जितनी भी हीट इवॉल्व होगी वो पोटाशियम को मेल्ट कर देगी, क्योंकि पोटाशियम का मेल्टिंग पॉइंट लो है। अगर पोटाशियम मेल्ट होगा तो पूरा फैल जाएगा सब जगह, सब जगह फैलेगा तो फिर बहुत ज्यादा रिएक्शन होने लगेगी, इसलिए पोटाशियम की वायलेंट होती है बहुत रिएक्शन। समझ में आई बात। तो पोटाशियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ रिएक्शन इज सफिशिएंट टू मेक इट मेल्ट और इवन वेपराइज भी हो सकता है वो। तो मोल्टन मेटल स्प्रेड आउट हो जाता है
एंड एक्सपोजेज लार्जर सरफेस टू वाटर, वाटर की पूरी सरफेस पे वो फैल जाता है, तो फिर ज़्यादा फास्ट होने लगती है रिएक्शन, तो फायर हो कैच कर जाता है। समझ में आई ना? ओके, फिर देखो, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, अब वो एयर के साथ ऑक्साइड बना देते हैं, पानी के साथ हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, तो फिर हवा में भी नहीं रख सकते उसको, ऊपर नहीं छोड़ सकते ना, पानी में भी नहीं रख सकते, तो कहाँ स्टोर करते हैं? कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। अच्छा, दे ऑल्सो रिएक्ट विद प्रोटोन डोनर्स सच एज अल्कोहल्स, गैसेस, अमोनिया, एल्काइंस, ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ये अमोनिया है, ये इथाइन है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच, इथाइन, ये H प्लस दे सकता होता है, एसिडिक होता है, ये भी H प्लस दे सकता है, ये भी H प्लस दे सकता है, तो ये प्रोटॉन डोनर्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बना देते हैं, ऐसे H2 बना देते हैं। ओके, क्योंकि H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देंगे ना, Na रेडिली गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, तो H इसको इलेक्ट्रॉन देके H2 बना देगा। ओके, तो ये रिएक्शंस इनकी याद रखनी है आपको। The alkali metals react with dihydrogen at about 673 Kelvin, lithium 1073 Kelvin पे करता है, to form hydrides. All the alkali metal hydrides are ionic solids with high melting point. ओके, ये हमने चैप्टर हाइड्रोजन में भी करा है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, है ना, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये। ओके, आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे ये। Reactivity towards halogens. The alkali metals readily react vigorously with halogens to form ionic halides. M positive X negative, जैसे NaCl, बस हैलाइड बना देते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, हाउएवर लिथियम हैलाइड्स आर समवट कोवलेंट, जो लिथियम के हैलाइड होते हैं वो उनमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है। क्यों? लिथियम क्या है? छोटा है। मान लो एक क्लोराइड है, लिथियम छोटा होने के कारण इस क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा पोलराइज करेगा ना, क्योंकि छोटा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, फजान्स रूल है ये। तो लिथियम के इसलिए जो हैलाइड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। इनफैक्ट लिथियम के सारे कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि लिथियम प्लस छोटा है, पोलराइजिंग पावर उसकी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट ज्यादा करता है। इट इज बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन, ठीक है ना। The distortion of electron cloud of anion by cation is called polarization. क्या होता है polarization? एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल कर लेता है कैटायन, तो डिस्टॉर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। लिथियम प्लस आयन बहुत छोटा होता है साइज में और डिस्टॉर्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हैलाइड के। Since anion with larger size can easily be distorted among halides, lithium iodide is most covalent in nature. समझ में आई बात? हैलाइड्स में सबसे ज्यादा लिथियम के हैलाइड में सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन है? लिथियम आयोडाइड। जैसे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, इनमें डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाता है, बिकॉज फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड ऐसा साइज बड़ा हो रहा है ना, आयोडाइड, तो जितना बड़ा एनायन होता है उतना डिस्टॉर्शन उसका ज्यादा होता है। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये हम जानते हैं, एल्कली मेटल्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज वो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा वो, तो जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। लिथियम बीइंग मोस्ट एंड सोडियम लीस्ट पावरफुल। देखो रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी यहां से पता चलती है, इस टेबल से देखो, देखो रिड्यूसिंग टेंडेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। ये रिएक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ना, समझ में आ रही बात है? मतलब जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ना, जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है मेटल की, तो सामने वाले को उतना ज्यादा रिड्यूस करेगा। समझ में आ रही बात? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव मतलब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव,
तो जितना रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? लिथियम का। और सबसे कम नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? सोडियम का। इसलिए लिखा है सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है और सबसे कम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम है। पोटेंशियल से डाटा से बता रहा हूं मैं। ओके, सोडियम लीस्ट पावरफुल, लिथियम मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच मेजर्स द रिड्यूसिंग पावर रिप्रेजेंट्स ओवरऑल चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो सोडियम की एग्जांपल ले लो। ओवरऑल आपने क्या करना है, सोडियम सॉलिड बिकम्स सोडियम प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उतना ही इसका इस रिएक्शन का पोटेंशियल ज्यादा होगा। इस रिएक्शन के होने, वो बाकी बातें छोड़ो, इस रिएक्शन के होने का जो टेंडेंसी होगा वही इस रिएक्शन का पोटेंशियल डिसाइड करती है। समझ में आई बात? सोडियम सॉलिड से सोडियम प्लस एक्वस, ये 3 स्टेप में होता है। देखो पहले सोडियम सॉलिड है, ये सोडियम सॉलिड क्या बनेगा? सोडियम गैस, सब्लिमेशन एनर्जी। इस स्टेप में एनर्जी, इस स्टेप में एनर्जी क्या होगी? आपको देनी पड़ेगी। गैस सॉलिड से गैस बनाना है ना आपने, एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। अगला देखो, सोडियम गैस बन गया। अब ये एक आयन है सिर्फ, सॉरी एक एटम है ये सिर्फ। तो सोडियम गैस से सोडियम प्लस गैस बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आपको आयोनाइज करना पड़ेगा, इसमें भी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें सप्लाई, इसमें। फिर सोडियम प्लस आयन बन चुका है, उसको वाटर आके घेरेगा और वो हाइड्रेट हो जाएगा। सोडियम प्लस गैस से सोडियम प्लस एक्वस बन गया। ये समझ, हाइड्रेशन समझते हो ना कैसे? ये सोडियम प्लस है, इसके आसपास वाटर जमा हो जाएगा ना ऐसे, सॉरी ओ जमा होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है वाटर में, ऐसे वाटर उसको घेर लेगा। देखो वाटर का घेरना इज जस्ट लाइक फॉर्मेशन ऑफ मिनी बॉन्ड्स। ये छोटे छोटे बॉन्ड ही हो गए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड छोटे छोटे, यहाँ पे छोटे छोटे अट्रैक्शन है। तो जब हाइड्रेशन होती है, छोटे छोटे बॉन्ड फॉर्मेशन जैसा ही है ये, तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है, तो ये हाइड्रेशन हो जाती है। हमने लिथियम के केस में देखा था, ये हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो बहुत एनर्जी रिलीज कर देता है। समझ में आई बात है या नहीं है समझ में? ये जो रिएक्शन है सोडियम सॉलिड से सोडियम प्लस एक्वस बन रहा, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेप्स: sublimation, ionization and hydration. With the small size of its ion, lithium has highest hydration enthalpy. क्योंकि उसका साइज छोटा है इसलिए लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? हाईएस्ट है। ये लास्ट स्टेप में हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी हाईएस्ट है, which accounts for its high negative electrode potential value and high reducing power. इसके कारण ही उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत नेगेटिव होता है। कहने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत पॉजिटिव होता है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो फिर रिड्यूसिंग पावर उसकी हाई होती है। सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, लास्ट पॉइंट है ये। द एल्कली मेटल्स dissolve in liquid ammonia giving deep blue solutions which are conducting in nature. ये पॉइंट याद रखना, जब आप किसी एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हो तो नीले रंग का, गहरे नीले रंग का एक सोल्यूशन बन जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। कैसे? देखो मेटल, सोडियम ले लेता हूँ, मेटल प्लस अमोनिया, ओके। तो ये आप ऐसे समझो, मेटल को तोड़ लो Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब क्या होगा, अमोनिया अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल सोडियम के आसपास जमा हो जाएंगे, जैसे वाटर जमा हुआ था। ऐसे देखो अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है बताओ? अमोनिया में नाइट्रोजन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे इसको बोलेंगे अमोनिएशन। अगर सोडियम को वाटर घेरता है हम बोलते हैं हाइड्रेशन। अब आपने उसको अमोनिया में रखा हुआ है तो अमोनिया घेरेगा, तो उसको हम बोलेंगे अमोनिएशन। ये Na प्लस है, इसके आसपास है NH3, ऐसे जमा हो जाएगा ना, N इसके आसपास आ जाएगा ना। नहीं समझ आ रही बात है? समझ नहीं आई बात है? देखो
ये Na प्लस है, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके आसपास अट्रैक्ट नहीं हो जाएगा इससे वो? बताओ, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, ऐसे अट्रैक्ट नहीं होगा इसके प्रति वो? इसको बोलते हैं अमोनिएशन। तो Na प्लस बन गया, उसके आसपास कुछ अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसे जमा हो जाएंगे, ये यही दिखाया हुआ है, अमोनिया मॉलिक्यूल मेटल को घेर लिए। समझ में आई बात? और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके आसपास भी तो अमोनिया जमा हो जाएगा ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात है? तो मान लो वाई मॉलिक्यूल अमोनिया के इलेक्ट्रॉन को घेर लिए, तो मतलब ये कुछ नहीं, अमोनिया के मॉलिक्यूल ने घेरा ही है मेटल को। तो एक्स यहाँ घेर लिया, वाई यहाँ घेर लिया, ये एक्स प्लस वाई टोटल ये दिखाया हुआ है। तो ब्लू कलर जो है सोल्यूशन का, वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इसको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के आसपास अमोनिया घेरा हुआ है, इसकी वजह से कलर ब्लू होता है। विच एब्जॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन एंड दस इम्पार्ट ब्लू कलर टू द सोल्यूशन। तो विजिबल रेंज रीजन में ये एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, और फिर ब्लू कलर सोल्यूशन का हो जाता है इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ओके, नाउ ये सोल्यूशंस पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें इलेक्ट्रॉन तो पेयर तो होते नहीं, अलग अलग पड़े हैं ना, तो पैरामैग्नेटिक होते हैं। एंड ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अगर आप उसको बहुत देर तक रख दोगे तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन इवॉल्व कर देंगे और अमाइड बन जाएगा। ओके, अमाइड बन जाएगा। देखो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये Na प्लस था, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन तो था ही ना। अब एक इलेक्ट्रॉन NH3 को आप ऐसे तोड़ लो, NH2 माइनस और H प्लस में तोड़ लो, ये H प्लस और ये कंबाइन करके H बन गया ना, और 2H कंबाइन करके H2 बन जाएंगे ऐसे। और अमाइड रह गया, NH2 माइनस को अमाइड बोलते हैं। अमाइड रहेगा वो Na प्लस के साथ करके ये बना देगा। समझ में आई बात? हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा। Em मतलब अमोनिया। अगर आप इसके सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट कर दो तो जो ब्लू कलर है वो ब्रॉन्ज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास पास आने लगेंगे वो, और वो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक भी हो जाता है। ब्लू कलर तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से था ना, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन पास आने लगेंगे, वो डायमैग्नेटिक होने लगेगा, पेयरिंग अप होने लगेगा, और सोल्यूशन ब्रॉन्ज कलर का हो जाएगा। ओके।